तो अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ा था। अब अपन इस लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो प्लांट में देखा जाता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में प्लांट्स के कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट्स हेल्प करते हैं एक नए प्लांट के फॉर्मेशन में। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ये होता है स्टेम, दूसरा होता है रूट और तीसरा होता है लीफ। ये तीन इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं एक नए प्लांट के फॉर्मेशन के लिए। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेम से। तो अगर अपन बात करें स्टेम की, तो स्टेम किस तरीके से हेल्प करता है एक नए प्लांट के फॉर्मेशन में, उसे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को स्टेम में पढ़ना है रनर के बारे में, रनर्स। तो रनर्स का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दूब ग्रास। अब देखते हैं क्या होता है रनर्स में। तो ये होता है एक पर्टिकुलर दूब ग्रास का डायग्राम। इसे अपन बोल सकते हैं लीफ, ये है स्टेम, ये है सॉइल और इसे अपन कह सकते हैं रूट। ये पर्टिकुलर डायग्राम है एक दूब ग्रास का। इसमें एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच होती है और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था नोड्स और इंटरनोड्स के बारे में। अगर ये एक स्टेम है तो इसे बोला जाता है नोड, जहां से एक नए लीफ की या फिर एक नए बड की फॉर्मेशन होती है। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे ये एक नोड हो गया और ये दूसरा नोड हो गया, ये जो दो नोड है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनोड। तो ये जो दूब ग्रास का प्लांट है, उसकी हॉरिजॉन्टल ब्रांच है और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच में बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे अपन कह सकते हैं नोड। अगर नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, जैसे मान लो ये नोड है, अगर ये जो ब्रांच था हॉरिजॉन्टल ब्रांच, अगर ये नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो जैसे ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, ये यहां से एक नए दूब ग्रास की फॉर्मेशन कर लेगा और यहां पे एक नए दूब ग्रास का प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरीके से एक नया दूब ग्रास बन जाएगा। ऊपर की तरफ लीफ बन जाएगी और नीचे क्या बन जाएगा, रूट्स बन जाएंगे। फिर उसी तरीके से इस दूब ग्रास में भी क्या होगा, तो इस दूब ग्रास में भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच आएगी और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट रहेंगे। ये है नोड्स और इंटरनोड्स। फिर यहाँ पे वही प्रोसेस होंगी। अगर नोड किसके कांटेक्ट में आया, सॉइल के कांटेक्ट में आया, तो सॉइल के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी, नीचे रूट्स की फॉर्मेशन होगी और ऊपर की तरफ लीफ की फॉर्मेशन होगी। और इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है स्टेम में इन द फॉर्म ऑफ रनर्स। तो ये सबसे पहला एग्जांपल था जिसमें अपन ने रनर्स के बारे में देखा। और रनर में जो अपन ने एग्जांपल पढ़ा है, ये है दूब ग्रास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को याद रखना है वो ये है कि जैसे ही ये जो नोड है, ये नोड अगर सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तो यहां से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होना चालू हो जाती है। किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहले रूट्स की फॉर्मेशन होती है और रूट्स के बाद फिर आगे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। अब अपन स्टेम का एक सेकेंड टाइप देखेंगे जिसे बोला जाता है ऑफसेट। तो अब अपन देख रहे हैं सेकेंड टाइप जिसे बोला जाता है ऑफसेट। ऑफसेट जो होता है इसे कहा जाता है एक्वेटिक रनर्स। अब इसे एक्वेटिक रनर्स का इसका मतलब क्या, रनर्स का इसका मतलब तो यह है कि इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रनर की तरह रहेंगी। और एक्वेटिक का इसका मतलब क्या, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ये सारा कुछ वाटर में शो करेगा। अपन ने जब रनर्स पढ़ा था तो ये अपन ने देखा था ग्राउंड लेवल पे, सॉइल पे देखा था। बट ऑफसेट जो होता है ये होता है एक्वेटिक रनर्स। ये जितना भी अपन इसमें पढ़ेंगे ये अपन पढ़ेंगे वाटर के कंडीशन में। तो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इकॉर्निया। इकॉर्निया, इसे वाटर हायसिंथ भी बोला जाता है या फिर इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो समझते हैं इसके बारे में। जैसे ये मान लो एक प्लांट है, ये वाटर है, इसे अपन लिख सकते हैं वाटर, और ये उसकी यहां पे हो जाएंगी रूट्स। ऊपर की तरफ ये लीव्स है
और ये यहाँ पे है इसकी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच। फिर अपन ने अब भी पढ़ा कि यहाँ पे नोड रहेगा, जैसे ही नोड वाटर के कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे क्या होगा, एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी और फिर एक नया प्लांट बन जाएगा। नीचे की तरफ रूट्स बन जाएंगे और ऊपर की तरफ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लीफ की फॉर्मेशन हो जाएगी। आगे सेम प्रोसेस होंगी, एक और हॉरिजॉन्टल ब्रांच बनेगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहां पे पता है सबसे एक मेजर डिफरेंस होता है ऑफसेट और रनर्स के बीच में। क्या होता है ये मेजर डिफरेंस? अपन ने जब रनर्स पढ़ा था तो रनर्स में अपन ने देखा, जैसे ये अगर प्लांट है तो रनर्स में अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी, इसमें भी हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, बट एक प्रॉपर्टी है जो रनर की अलग होती है ऑफसेट से। रनर में अपन ने देखा था वहां पे बहुत सारे नोड्स और इंटरनोड्स थे, मतलब अपन उसको कह सकते हैं उसमें मल्टी नोड्स थे, बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट थे। बट अगर अपन ऑफसेट के बारे में बात करें तो इसमें मल्टी नोड्स नहीं होते, इसमें सिर्फ दो नोड्स होते हैं। एक नोड होता है उस प्लांट पे जहां से ब्रांच की फॉर्मेशन हुई है और दूसरा नोड होता है उस जगह पे जहां पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो रही है। और अपने को पता है एक नोड से लेके दूसरे नोड के बीच की जो जगह होती है इसी जगह को बोला जाता है इंटरनोड। तो ऑफसेट और रनर के बीच के अगर डिफरेंस के बारे में अपन बात करें तो सबसे एक मेजर डिफरेंस होता है कि रनर्स में बहुत सारे नोड्स होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी नोड कह सकते हैं। बट ऑफसेट में बहुत सारे नोड्स नहीं होते, सिर्फ दो नोड होते हैं। एक होता है उस प्लांट में जहां से ब्रांच बन रही है और एक होता है आगे वाले पॉइंट पे जहां पे एक नया प्लांट बन रहा है। इसका एक एग्जांपल है जिसे बोला जाता है ई कॉर्निया या फिर वाटर हैसिंथ या फिर टेरर ऑफ बंगाल। अब इसके बारे में समझते हैं, क्यों इसे टेरर ऑफ बंगाल बोल रहे हैं इसके बारे में समझते हैं अपन। तो जनरली ये इंडिया में डिस्कवर हुआ था या फिर इंडिया में आया था क्योंकि इसकी जो लीव्स थी वो बहुत कलरफुल थी और बहुत ब्यूटीफुल थी, मतलब बहुत अच्छी थी इसकी लीफ। बट अब बात आती है कि इकॉर्निया या वाटर हैसन की लीफ जब बहुत अच्छी है, इसको इसीलिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है, तो क्यों इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला गया है? तो टेरर ऑफ बंगाल बोलने के पीछे एक रीजन है। जैसे ये वाटर में एंटर करता है ये बहुत फास्ट रेट में क्या करता है, वाटर में प्रोपेगेट करना चालू कर देता है। बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे नए इसी तरीके के प्लांट्स बनाना चालू कर देता है। और जब प्लांट्स में बहुत जल्दी ये प्रोपेगेट करता है तो बहुत कम टाइम में ये पूरे लेक को कवर कर लेता है या उस वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, और कवर करने के बाद वहां पे बहुत सारे प्लांट्स बना लेता है। जब वहां पे बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, जैसे मान लो एक लेक है, इसमें सबसे पहले एक वाटर हैसिन था, बट इसने क्या किया, बहुत जल्दी प्रोपोगेट करके बहुत सारे फॉर्मेशन कर लिया। अब फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या करता है, तो ये उस पूरे लेक में से डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है। और जब ये डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है तो बाकी जो उस लेक के ऑर्गेनिजम्स है, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। पहले जब इसे लाया तो इसको देखा था कि इसकी लीव्स बहुत अच्छी थी, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, इकॉर्निया या वाटर हैसन को। बट बाद में देखा गया, क्या देखा गया इसमें, कि ये बहुत जल्दी पानी में प्रोपेगेट कर रहा है। और इसके प्रोपेगेट करने के कारण क्या हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से वाटर बॉडी का ऑक्सीजन ड्रेन कर ले रहा है। और जब ये पूरी तरीके से वाटर बॉडीज का ऑक्सीजन ड्रेन कर ले रहा है तो वहां पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो रही है, इसीलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया है। तो अपन ने यहाँ पे सेकंड टाइप देखा है जिसे ऑफसेट बोला गया है। अब अपन थर्ड टाइप देखेंगे जिसे बोला जाता है ट्यूबर। तो अपन थर्ड टाइप देख रहे हैं, इसे बोला जाता है ट्यूबर। ट्यूबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पोटैटो। अपन सभी ने देखा है पोटैटो में कुछ पैचेस देखा अपन ने, पोटैटो में कुछ पैचेस प्रेजेंट रहते हैं और इसी पैच को बोला जाता है, ये जो पैच प्रेजेंट रहते हैं पोटैटो पे, इसे बोला जाता है नोड, या फिर इसे बोला जाता है आई ऑफ पोटैटो भी बोला जाता है। पोटैटो में अपन ने देखा है बहुत सारे पोटैटोस देखे अपन ने, उसमें कुछ पैचेस प्रेजेंट रहते हैं, इसी पैच को बोला जाता है नोड, और या फिर इसे बोला जाता है आई ऑफ पोटैटो। अब जनरली होता क्या, अब भी अपन ने देखा कि अगर नोड जो है ये अगर मॉइस्चर या फिर सॉइल के कांटेक्ट में आता है, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर ये जो नोड है ये मॉइस्चर और सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो यहां पे अपन ने देखा है एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होने लग जाती है। अगर अपन ने देखा है कई बार अपने घर में जो पोटैटो रखे रहते हैं उसमें से कुछ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर निकलने लगता है उसमें से, और ये जो होता है वो एक नया प्लांट होता है जो नोड से अराइज होता है या फिर आई ऑफ पोटैटो से अराइज होता है। अगला इसका जो थर्ड टाइप होता है, ये थर्ड टाइप है राइजोम।
राइजोम का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जिंजर। जिंजर में भी अपन ने देखा है जिंजर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें कुछ लाइंस रहते हैं, बहुत सारे लाइंस रहते हैं जिंजर्स में, अगर देखा होगा ध्यान से। इसी लाइंस को बोला जाता है नोड्स। ये जो लाइंस दिख रही है इन लाइंस को बोला जाता है नोड। और जैसे ये नोड्स किसके सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। ये था अपना थर्ड एग्जांपल राइजोम। अब इसके बाद फोर्थ एग्जांपल है अपना बल्ब। बल्ब जो है, बल्ब जनरली देखा जाता है अनियन में और अपन कह सकते हैं गार्लिक में। क्या होता है बल्ब में? तो बल्ब में भी जो स्टेम रहता है वो स्टेम हेल्प करता है प्रोपगेशन में और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद जो फिफ्थ एग्जांपल है स्टेम का, फिफ्थ एग्जांपल है ये है कॉर्न। कॉर्न में क्या होता है? तो कॉर्न में भी देखा जाता है कि इसमें भी बहुत सारे नोड्स रहते हैं और इंटरनोड्स रहते हैं। जैसे ही नोड्स वाटर या सॉइल के कांटेक्ट में आता है ये आगे चल के एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। अगला एग्जांपल जो है इसमें ये सेम रनर की तरह होता है, सेम एज रनर अपन लिख सकते हैं इसमें, सेम एज रनर, रनर की तरह ही होता है। जैसे नोड किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है या मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो वहां से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। अगला एग्जांपल जो है ये है शक्कर। शक्कर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये रनर की तरह होता है थोड़ा सा। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अपन ने इसमें जैसे ये एक प्लांट है, ये उसकी स्टेम है, ये सॉइल है और नीचे की तरफ है रूट्स और ऊपर की तरफ होती है लीव्स। अब इसमें अपन ने रनर्स में देखा था, रनर्स में अपन ने देखा था कि रनर्स में सीधी एक हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग होती है, बट शक्कर के कंडीशन में क्या होता है तो हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग नहीं होती है। इसके बदले ये जो ब्रांच रहती है ये अंडरग्राउंड रहती है, ग्राउंड के अंदर रहती है और फिर बाहर की तरफ आती है। और होता क्या है इस कंडीशन में, जैसे ही नोड कांटेक्ट में आता है इस सॉइल के या फिर अपन कह सकते हैं मॉइस्चर के, तो यहां पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है और यहां पे एक नया प्लांट बन जाता है। तो रनर और शक्कर के बीच में क्या डिफरेंस है? रनर में जो था, अगर ये प्लांट है रनर का तो उसमें से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी जो जस्ट सॉइल के अबव थी। बट इसमें क्या हो रहा है शक्कर में, शक्कर में ऐसा हो रहा है कि ये जो ब्रांच है ये ब्रांच सॉइल के हॉरिजॉन्टल नहीं है, सॉइल के अंदर गई हुई है, नीचे तरफ गई है। और जैसे इसका नोड सॉइल के कांटेक्ट में आया यहां से एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा एक और होता है जिसे बोला जाता है स्टोलन। स्टोलन भी इसी तरीके का होता है, बस इसमें जो ब्रांचिंग होती है, जैसे एक प्लांट है ये उसकी लीव्स है, इसमें जो ब्रांचिंग होती है ये ब्रांचिंग जो होती है ग्राउंड के अबव होती है, ऊपर की तरफ होती है। और जैसे ही इसका फिर नोड कांटेक्ट में आता है, जैसे नोड मान लो सॉइल के कांटेक्ट में आए तो यहाँ पे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है और नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। नीचे की तरह रूट की फॉर्मेशन होती है और ऊपर की तरह लीफ की फॉर्मेशन होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। तो अब अपन पढ़ेंगे कि रूट्स में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। रूट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत इजीली देखा जा सकता है। इसका एग्जांपल होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में अपन देख सकते हैं इसमें जो स्वीट पोटैटो का जो रूट होता है ये इर्रेगुलर शेप का होता है, इर्रेगुलर शेप रूट होता है। अगर रूट की बात करें अपन तो ये इस तरीके का रूट होता है इर्रेगुलर शेप का, और इसके रूट पे एक बड पाया जाता है जिस बड को बोला जाता है रेडिकल बड। इस बड को बोला जाता है रेडिकल बड। अब होता क्या है पर्टिकुलरली, तो इसे अपन कह सकते हैं इर्रेगुलर रूट। इसमें होता क्या है तो ये जो बड रहता है जिसे बोला गया रेडिकल बड, ये केपेबल होता है एक नए रूट के फॉर्मेशन के लिए। तो ये यहां पे क्या करता है, एक नए रूट बनाता है, एक बेबी रूट बनाता है और ये रूट आगे चल के एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। अपन ने स्टेम में देखा था कि वहां पे क्या रहता है, नोड्स रहता है। नोड्स में से क्या होता है तो नए रूट्स की फॉर्मेशन होती है और आगे चल के एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से जब अपन रूट के बारे में बात करते हैं तो रूट में एक बड होता है जिसे बोला जाता है रेडिकल बड।
ये रेडिकल बर्ड प्रेजेंट रहता है रूट में। जैसे ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, पहले से ही सॉइल के कांटेक्ट में रहता है, फिर पर्टिकुलरली इसमें से एक बेबी रूट निकलता है और इस बेबी रूट से आगे चल के एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है। ये ऐसा देखा जाता है रूट में। अब अपन थर्ड पढ़ेंगे लीफ में। लीफ में किस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है ये होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, अब देखते हैं ब्रायोफाइलम में किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सबसे पहली चीज, ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, ये जो लीफ रहती है थिक रहती है, मतलब मोटी होती है, और एंड ये फ्लैशी होती है। तो अगर लीफ के बारे में बात करें तो इस तरीके की लीफ होती है, थिक लीफ होती है। इस लीफ के मार्जिन पे एक बड पाया जाता है जिस बर्ड को बोला जाता है फोलियर बर्ड। रूट्स के केस में अपन ने देखा वो जो बर्ड रूट में प्रेजेंट था, इस बर्ड को क्या बोला था, रेडिकल बर्ड। बट लीफ के केस में जो बर्ड रहता है ये पर्टिकुलरली कहां पाया जाता है, तो अपन लिख सकते हैं ये लीफ मार्जिन पे पाया जाता है और इस बर्ड को बोला जाता है फोलियर बर्ड। ये बर्ड होता है केपेबल आगे चल के एक नए प्लांट की या नए ब्रायोफाइलम की फॉर्मेशन के लिए। अब होता क्या है, तो जैसी ये लीफ है ये प्लांट से अटैच्ड है, अभी जब तक ये प्लांट से अटैच्ड है तब तक कि इसमें कुछ नहीं होगा। जैसी ये लीफ प्लांट से टूट गई और नीचे गिर गई सॉइल पे गिरने के बाद ये जो फोलियर बर्ड है, ये फोलियर बर्ड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे छोटे छोटे रूट्स की फॉर्मेशन होने लगेंगी और आगे चल के एक नए प्लांट की, नए ब्रायोफाइलम प्लांट की फॉर्मेशन होने लगेंगी। इस तरीके से रूट्स में और लीफ में वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाता है। तो अपन ने यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ लिया प्लांट्स में। अब अपन यहाँ पे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अपने को 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली प्रोसेस है कटिंग, सेकेंड प्रोसेस होती है लेयरिंग और थर्ड प्रोसेस होती है ग्राफ्टिंग। तो देखते हैं अपन कटिंग मतलब क्या होता है, लेयरिंग मतलब क्या होता है और ग्राफ्टिंग मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली जो अपने को प्रोसेस पढ़ना है ये होती है कटिंग। अपन सभी को पता है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नॉलेज याद रखना पड़ता है कि जो एक नया प्लांट है या जो नए प्लांट की रूट्स की फॉर्मेशन होने वाली है, ये जो होंगी ये फॉर्म होंगी नोड से। ये जो रूट्स की फॉर्मेशन होंगी ये कहां से फॉर्म होंगी, ये होंगी नोड से फॉर्म। और अपने को पता है अगर ये स्टेम है तो इसमें ये होता है नोड, ये होता है नोड, और दो नोड के बीच में जो जगह होती है इसको बोला जाता है, इस जगह को बोला जाता है इंटर नोड। तो देखते हैं अपन कटिंग में क्या होता है। तो जैसे मान लो ये एक स्टेम है और इसके पास प्रेजेंट है नोड्स, तो इसे अपन बोल सकते हैं नोड और इसे अपन बोल सकते हैं स्टेम। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक स्टेम लिया जाता है, फिर इस स्टेम को पर्टिकुलरली नोड के, एक पर्टिकुलर नोड के नीचे से एक एंगुलर कट किया जाता है। अब बात आती है क्यों इसे एंगुलर कट कर रहे हैं, क्यों इसे अपन हॉरिजॉन्टल कट नहीं कर सकते। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। एंगुलर कट करने के 2 फायदे हैं। सबसे पहला चीज यहां पे, सबसे पहला फायदा ये है कि इसमें जो डैमेज होता है टिश्यूज को वो बहुत कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं लो टिश्यू डैमेज। और दूसरी चीज या दूसरा पॉइंट अपन इसमें यह बता सकते हैं कि जब एक एंगुलर कट किया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज एक्सपोज होते हैं सॉइल से। तो अपन लिख सकते हैं मोर एक्सपोजर ऑफ टिश्यूज टू द सॉइल। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक स्टेम लिया। अपने को पता है स्टेम में नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। जनरली अपन ने क्या किया, एक नोड के नीचे से इसमें एक एंगुलर कट किया, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से इसको कट किया। कट करने के बाद अपन ने पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है कि क्यों एंगुलर कट किया। तो इसके 2 रीजन है। एंगुलर कट करने से सबसे कम टिश्यूज को डैमेज होता है और दूसरी चीज एंगुलर कट करने से ज्यादा एक्सपोजर होता है टिश्यूज का, और ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज एक्सपोज होते हैं। अब जब इस स्टेम को अपन ने इस तरीके से कट कर लिया होता है तब इस स्टेम को सबसे इंपॉर्टेंटली ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन
जिसे बोला जाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन में डीप कर दिया जाता है। सबसे पहले स्टेम लिया, उसको नोड के नीचे से एंगुलर कट कर लिया, और एंगुलर कट करने के बाद एक हार्मोन में डाला जिसे बोला जाता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। और जैसे अपन इस ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन में डालते हैं तो देखा जाता है कि जहां से एंगुलर कट हुआ था वहां से पेरिसाइकिल से नए रूट्स की फॉर्मेशन होने लगती है। और इवन देखा जाता है कि वो जो नोड्स है, इस नोड्स में से भी एडवेंटिशियस रूट्स फॉर्म होने लगते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस अपन ने देख ली कटिंग। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड प्रोसेस जिसे बोला जाता है लेयरिंग। तो सेकंड प्रोसेस है लेयरिंग। अब लेयरिंग जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है ग्राउंड लेयरिंग और दूसरी होती है एयर लेयरिंग। अब क्यों लेयरिंग को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है, क्यों एक को ग्राउंड लेयरिंग बोल रहे हैं, क्यों एक को एयर लेयरिंग बोल रहे हैं, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्राउंड लेयरिंग कि क्या होती है ग्राउंड लेयरिंग। तो अपन सभी को पता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है कि अगर किसी भी स्टेम का जो ब्रांच है, अगर उस ब्रांच का नोड सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो वो केपेबल होता है वहां से एक नए प्लांट बनाने के लिए। अपन इसी इंफॉर्मेशन को या फिर इसी नॉलेज को यूज करेंगे और करेंगे ग्राउंड लेयरिंग। जनरली ग्राउंड लेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राउंड लेयरिंग उन्हीं प्लांट्स में देखा जाता है जिनमें फ्लेक्सिबल ब्रांच पाई जाती है। ग्राउंड लेयरिंग उन्हीं प्लांट्स में देखा जाता है जिसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है। क्यों फ्लेक्सिबल ब्रांच के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अगर ब्रांच, जैसे मान लो ये प्लांट है और ये इसकी एक ब्रांच है, अगर ब्रांच फ्लेक्सिबल है तो अपन इसको इजीली मोड़ के सॉइल के कांटेक्ट में ला सकते हैं। अगर ब्रांच फ्लेक्सिबल है तो अपन इसको इजीली झुका के सॉइल के कांटेक्ट में ला सकते हैं। बट अगर ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा, अगर अपन इसको झुकाने जाएंगे तो क्या होगा, ये ब्रांच टूट जाएगी। इसीलिए ग्राउंड लेयरिंग जो होती है ये पर्टिकुलर उन प्लांट्स में किया जाता है जिसकी ब्रांच जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। अब अगर अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैस्मिन। जैस्मिन में देखा जाता है ग्राउंड लेयरिंग। अब होता क्या है, तो एक प्लांट होता है, ये जैसे जैस्मिन का प्लांट है, ये रूट्स है, और ये यहां है उसकी एक ब्रांच। तो किया क्या जाता है, इस ब्रांच को बेंड करके सॉइल के कांटेक्ट में लाया जाता है। इस ब्रांच को बेंड करके, यहां पे ये जो ब्रांच है इसे अपन लिख सकते हैं ब्रांच। क्या करते हैं, ब्रांच को बेंड करते हैं और बेंड करने के बाद इसको किसके कांटेक्ट में लाया जाता है, सॉइल के कांटेक्ट में लाया जाता है, और ऊपर से बहुत सारी सॉइल यहां पे डाल दी जाती है। पर्टिकुलरली यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखी जाती है, वो क्या रखी जाती है कि जो पार्ट अपन इस ब्रांच का सॉइल में कवर कर रहे हैं वो पार्ट होना चाहिए एक नोड। इसका मतलब यहां पे जो पार्ट एक पर्टिकुलर इस ब्रांच का जो पार्ट यहां पे कवर हुआ है वो पार्ट कौन सा होना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए नोड। अब जैसे ही नोड इसमें कवर हो जाएगा तो क्या होगा, अपने को पता है यहां पे नए रूट्स की फॉर्मेशन होने लगेंगी, और नए रूट्स के फॉर्मेशन के कारण यहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा और एक नया जैस्मिन का प्लांट बन जाएगा। तो क्या देखा अपन ने ग्राउंड लेयरिंग में, ग्राउंड लेयरिंग में अपन ने ये देखा कि सबसे पहली चीज इसमें जो ब्रांच चाहिए वो अपने को कैसी चाहिए, फ्लेक्सिबल ब्रांच चाहिए। क्यों फ्लेक्सिबल, ताकि वो इजीली मोड़ के अपन उसको सॉइल के कांटेक्ट में ला सके। अगर ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या होगा, अगर मैं उसको मोड़ने जाऊंगा तो क्या होगा, वो ब्रांच टूट जाएंगी। इसलिए सबसे पहले फ्लेक्सिबल ब्रांच होना चाहिए। ग्राउंड लेयरिंग में ऐसा प्लांट होना चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबल ब्रांच है, जिसका एग्जाम्पल होता है जैस्मिन। तो इसमें किया गया, सबसे पहले एक प्लांट था जैस्मिन का, इसमें ये जो ब्रांच थी इसको झुका के सॉइल के कांटेक्ट में लाया। पर्टिकुलरली यहाँ पे एक चीज ध्यान दी जाती है कि जब ब्रांच को सॉइल से कवर किया जाता है, सॉइल के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो उसका वो पार्ट बहुत नेसेसरीली कवर होना चाहिए जिसे क्या बोलते हैं, नोड। क्यों, क्योंकि ये नोड ही है जो आगे चल के क्या कर सकता है, रूट्स की फॉर्मेशन कर सकता है। और जैसे ही यहाँ पे रूट की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे एक नया प्लांट की फॉर्मेशन हो जाएंगे और एक नया जैस्मिन का प्लांट बन जाएगा। और ये था अपना सबसे पहला टाइप लेयरिंग का जिसे बोला जाता है ग्राउंड लेयरिंग। अब इसे ग्राउंड लेयरिंग क्यों बोला है, तो बहुत इजीली अपन समझ सकते हैं, क्योंकि जितना कुछ भी प्रोसेस हो रही है, किस प्रोसेस पे हो रही है, ग्राउंड लेवल पे प्रोसेस हो रही है। ये सारी प्रोसेस जो हो रही है ये ग्राउंड लेवल पे प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्राउंड लेयरिंग। अब अपन इसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है एयर लेयरिंग।
तो अब अपन सेकेंड प्रोसेस पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है एयर लेयरिंग। अब देखते हैं एयर लेयरिंग में क्या होता है। सबसे पहली चीज, ये उन प्लांट में देखा जाता है जिसमें फ्लेक्सिबल ब्रांच नहीं होती है। फ्लेक्सिबल ब्रांच नहीं होती है इसका मतलब क्या, अगर मैं ब्रांच को मोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो ब्रांच पर्टिकुलरली टूट जाएंगी पर वो नहीं मोड़ पाएगी। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं इट इज स्पेशली seen in the plants having non-flexible branch। तो ये उन प्लांट्स में देखा जाता है जिसमें क्या होता है, नॉन फ्लेक्सिबल ब्रांच होती है, जिनकी ब्रांच फ्लेक्सिबल नहीं होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे अपन इसका एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो, गुआवा। देखते हैं अब इस प्लांट में क्या होता है। जैसे ये मान लो एक स्टेम है और ये है उसकी ब्रांच, ये अपन कह सकते हैं ये स्टेम है और ये है ब्रांच। अब सबसे पहला जो इस प्रोसेस में काम किया जाता है ये होता है कि बाहर के जो डेड टिश्यूज है, इन डेड टिश्यूज को काट के अलग किया जाता है। तो डेड टिश्यूज को लिया और काट के अपन ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। डेड टिश्यूज को काट के अलग करने के बाद इसके जो लिविंग टिश्यूज है, जो अंदर की तरफ लिविंग टिश्यूज है, ये लिविंग टिश्यूज अब एक्सपोज हो जाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, तो यहां पे सॉइल से इसको कवर कर दिया जाता है, इतने पार्ट को सॉइल से कवर कर दिया जाता है। इधर भी इतने पार्ट को किससे कवर कर देंगे, सॉइल से कवर कर देंगे। और सॉइल से कवर करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नेसेसरी पार्ट जो होता है इसमें, वो ये होता है कि इसको फिर पैक या फिर टाई कर दिया जाता है मॉस या फिर फ्यूनेरिया के साथ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, तो अपन ने एक स्टेम लिया, एक ऐसी स्टेम लिया, एक ऐसा प्लांट लिया जिसकी ब्रांच नॉन फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्यों नॉन फ्लेक्सिबल, क्योंकि वो अगर अपन उसको बेंड करने जाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगी पर बेंड नहीं होंगी। तो यहाँ पे अपन ने मैंगो प्लांट या फिर गुआवा प्लांट का स्टेम लिया। स्टेम लेने के बाद उसकी ब्रांच ली। ब्रांच में क्या किया, सबसे पहले तो जितना भी डेड टिश्यूज था उस डेड टिश्यूज को काट के अपन ने अलग कर दिया, हटा दिया। अब क्या है, तो उसकी जो लिविंग टिश्यू है, ये जो लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या किया, तो एक सॉइल, कुछ सॉइल लिया अपन ने और इसको पैक कर दिया या टाई कर दिया सॉइल से। सॉइल के साथ साथ अपन ने उसके अंदर डाला है मॉस और फ्यूनेरिया और फिर उसको अपन ने बांध दिया या उसको टाई कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे मॉस और फ्यूनेरिया का यूज क्यों किया है। तो यहाँ पे मॉस और फ्यूनेरिया का यूज करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, वो ये है कि ये जो होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इट कैन इजीली ट्रैप द मॉइस्चर। ये लोग क्या कर सकते हैं, तो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ट्रैप कर सकते हैं। जब ये मॉइस्चर को ट्रैप कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, तो ये जो सॉइल प्रेजेंट रहेगा, ये सॉइल जो रहेगा मॉइस्ट सॉइल रहेगा। और मॉइस्ट सॉइल होने के कारण कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन होने लगेंगी, यहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन होने लगेंगी। और जैसे ही यहाँ पे रूट्स की फॉर्मेशन होने लगेंगी, तो यहां पे क्या करते हैं, इस प्रोसेस में इस ब्रांच को काट दिया जाता है और काटने के बाद इसको एक पर्टिकुलरली सॉइल में लगा दिया जाता है और एक नए प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पे अपन ने पढ़ी है एयर लेयरिंग। अब बात आती है इसको एयर लेयरिंग क्यों बोल रहे हैं, तो बहुत इजीली अपन समझ सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये ग्राउंड के बहुत ऊपर हो रही है, ग्राउंड लेवल पे नहीं हो रही, ग्राउंड के एक बहुत ऊपर लेवल पे हो रही है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एयर लेयरिंग। इस एयर लेयरिंग के प्रोसेस को गुटी भी बोला जाता है, गुटी भी बोला जाता है। तो यहां पे अपन ने एयर लेयरिंग पढ़ चुके हैं। अब अपन अगला टाइप पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। तो अब अपन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं जिसे बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन किया जा सकता है। तो अपन लिख सकते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में कि इसमें अपन करने क्या वाले, अपन इसमें कंबाइनिंग द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। तो ग्राफ्टिंग में अपन क्या करेंगे, दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर को कंबाइन करेंगे। अब बात आती है कि कैसे अपन दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर को कंबाइन करते हैं। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू।
तो अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक रोज प्लांट हो जिसकी रूट जो हो वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो या फिर कम वाटर एब्जॉर्ब करे, तो ये जो रूट के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये जनरली उस रोज प्लांट में पाया जाता है जिसे बोला जाता है वाइल्ड रोज प्लांट। वाइल्ड रोज प्लांट की जो रूट होती है ये बहुत अच्छी रूट होती है, इसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा होता है, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट रहती है ये, और दूसरी चीज कम से कम वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बट इसका एक प्रॉब्लम है कि वाइल्ड रोज प्लांट जो होता है, इस प्लांट का जो फ्लावर होता है ये उतना अच्छा नहीं दिखता है जैसा नॉर्मल रोज प्लांट का फ्लावर होता है। बट नॉर्मल रोज प्लांट का जो फ्लावर होता है, नॉर्मल रोज प्लांट का जो फ्लावर होता है वो अच्छा तो दिखता है, बट उसका रूट या फिर जो रूट का डिफेंस मैकेनिज्म है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, वाइल्ड रोज प्लांट का रूट सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म को लेंगे और इस नॉर्मल रोज प्लांट के ऑर्नामेंटल कैरेक्टर को लेंगे। ऑर्नामेंटल मतलब इसके जो फ्लावर है, जो कलरफुल फ्लावर्स है उसके कैरेक्टर को लेंगे, और इस वाइल्ड रोज प्लांट से अपन क्या लेंगे, तो जो उसका डिफेंस कैरेक्टर है रूट्स का, उसे अपन लेंगे और दोनों को कंबाइन करके एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करेंगे। तो अपन देखते हैं इसको क्या करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अपने को याद रखना है कि वाइल्ड रोज का अपन क्या करने वाले हैं, रूट का डिफेंस मैकेनिज्म वाला कैरेक्टर लेने वाले हैं, और नॉर्मल रोज का अपन क्या करेंगे, तो शूट पार्ट का वो जो ऑर्नामेंटल कैरेक्टर है वो लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, तो एक प्लांट जैसे मैंने वाइल्ड रोज का एक रूट ले लिया, ये रूट लिया मैंने, और रूट को सॉइल लेवल के थोड़े ऊपर से एक एंगुलर कट किया जाता है। ये इस तरीके से एक मैंने क्या कर लिया, ये वाइल्ड रोज अपन लिख सकते हैं, रूट ऑफ वाइल्ड रोज प्लांट, वाइल्ड रोज प्लांट। तो मैंने यहां पे क्या किया है, रूट लिया है किसका, वाइल्ड रोज प्लांट का। तो ये रूट हो गए वाइल्ड रोज प्लांट की। अब यहां पे क्या किया, इसको एक एंगुलर कट किया ऊपर से, और ऊपर जो मैं स्टेम लूंगा ये किसका लूंगा, मैं यहां पे ये जो स्टेम लूंगा, मैं ये स्टेम लूंगा एक नॉर्मल रोज प्लांट की जिसके पास ऑर्नामेंटल कैरेक्टर है, और इन दोनों को मैं यहाँ पे आपस में जोड़ दूंगा। यहाँ पे लगा दूंगा मैं थोड़ा सा सॉइल लगा दूंगा यहाँ पे आजू बाजू, और इस सॉइल में मैं वापस से डाल दूंगा फ्यूनेरिया या फिर मॉस, और इसको अच्छी तरीके से बांध दूंगा या व्रैप कर दूंगा। अब बात आती है फिर से कि फ्यूनेरिया और मॉस क्यों लिया, तो अपन ने इससे पहले भी देखा कि फ्यूनेरिया और मॉस के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये एनवायरनमेंट से क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ट्रैप कर सकते हैं, और ट्रैप करने के कारण यहाँ पे जो सॉइल रहेगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रहेगा। तो ग्राफ्टिंग में अपन ने क्या देखा कि इसमें अपन दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि एक रोज प्लांट था अपने पास जिसपे वाइल्ड रोज की बात करें अपन, तो रूट्स उसके अच्छे थे, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट था, उसका डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा था, बट उसके पास जो फ्लावर था वो फ्लावर अच्छा नहीं था, उसकी ऑर्नामेंटल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे नहीं थे। तो अपन ने उस वाइल्ड रोज से क्या किया, उसका डिफेंस कैरेक्टरिस्टिक लिया, वो रूट के डिफेंस कैरेक्टरिस्टिक को लिया। तो ये जो रूट था ये अपन ने किसका लिया है, वाइल्ड रोज का लिया है। और रही बात शूट की, तो शूट अपन ने किसका लिया है, नॉर्मल रोज प्लांट का। फिर अपन ने क्या किया है, तो इस रूट को थोड़ा ऊपर ग्राउंड के ऊपर तक के कट किया, एक एंगुलर कट किया, और ऊपर से इसको एक ऐसे रोज के नॉर्मल रोज के प्लांट को जोड़ दिया जिसके पास ऑर्नामेंटल कैरेक्टर है। जोड़ने के बाद अपन ने क्या किया, तो यहाँ पे सॉइल लगा दिया और सॉइल को व्रैप कर दिया फ्यूनेरिया और मॉस के साथ, ताकि इजीली क्या कर सके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके या फिर ट्रैप कर सके। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है स्क्वाइन, स्क्योन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है। तो अपर पार्ट को, ये जो दूसरे प्लांट से अपन नॉर्मल रोज प्लांट से लिया था, इसको स्क्योन बोला जाता है, और जो रूट वाला, जो नीचे वाला पार्ट लिया था रूट वाला पार्ट, इसे स्टॉक बोला जाता है। अब ये जो ग्राफ्टिंग होती है इसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के अलग अलग टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप जो होता है ग्राफ्टिंग का, इसे बोला जाता है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो जो अपन ने नीचे वाला पार्ट लिया है, रूट वाला पार्ट जो लिया है,
ये रूट वाले पार्ट का भी डायमीटर जो रहता है ये सेम रहता है, और जो अपर पार्ट है इस अपर पार्ट का भी जो डायमीटर रहता है ये डायमीटर कैसा रहता है, सेम रहता है। इसको फिर सॉइल से कवर कर दिया जाता है और फ्यूनेरिया और मॉस से कवर कर दिया जाता है और फिर से आगे डेवलप होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस टाइप के ग्राफ्टिंग को बोला जाता है टंग ग्राफ्टिंग। तो अब अपन पढ़ेंगे वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में जो स्टॉक होता है इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्कियोन। देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे ये स्टॉक है, इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, और जो स्कियोन होता है इसका डायमीटर कम होता है, इसे अपन बोल सकते हैं स्कियोन। अब होता क्या है, तो डायमीटर इसका कम है स्कियोन का और स्टॉक का डायमीटर ज्यादा है। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग स्टॉक में सबसे पहले एक कट क्रिएट करते हैं ताकि उसमें सही तरीके से स्कियोन को इंसर्ट कर सके, और फिर इस कट करने के बाद इस स्कियोन को इसमें लगा दिया जाता है। ये लगा दिया स्कियोन को। जब इसको स्कियोन को इसमें लगा दिया जाता है तब अपन यहां पे बोल सकते हैं कि ये दोनों प्लांट अब फिक्स्ड है। यहां पे सॉइल लगा दिया जाता है और इसके साथ साथ फ्यूनेरिया और मॉस लगा दिया जा सकता है। तो ये सेकेंड टाइप का ग्राफ्टिंग है जिसे बोला जाता है वेज ग्राफ्टिंग। इसमें स्टॉक जो था ये थोड़ा सा वाइडर था और जो स्कियोन था ये थोड़ा सा नैरोड था, थोड़ा सा पतला था। तो इन लोगों ने यहाँ पे एक कट बनाया, कट बनाने के बाद इसको उस कट के अंदर इंसर्ट कर दिया। थर्ड टाइप की जो ग्राफ्टिंग होती है इसको बोला जाता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग जनरली उस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में देखा जाता है जिसमें स्टॉक जो होता है उसका डायमीटर बहुत वाइडर होता है। स्टॉक के अगर अपन डायमीटर की बात करें तो स्टॉक का डायमीटर बहुत ज्यादा वाइडर होता है। इसे लिख सकते हैं अपन स्टॉक विथ वाइडर डायमीटर। तो अगर स्टॉक है जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा है तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्कियोन्स लगाए जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे मल्टीपल कट कर लेंगे। तो ये जैसे मल्टीपल कट कर लिया, ये कुछ मल्टीपल कट्स हो गए। अब मल्टीपल कट करने के बाद यहां पे क्या कर देते हैं ये लोग, स्कियोन को फिक्स कर देते हैं। और ये यहां पे स्कियोन को फिक्स कर दिया। तो यहां पे हुआ क्या है, स्टॉक जो था इसका डायमीटर बहुत ज्यादा था। ज्यादा डायमीटर होने के कारण यहां पे क्या किया, तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल कट्स किए ताकि इसमें स्कियोन फिट हो सके, और बहुत सारे स्कियोन को इसमें फिक्स कर दिया। और इस टाइप की ग्राफ्टिंग को बोला जाता है क्राउन ग्राफ्टिंग।